आप लोग दोस्तों इस वीडियो में मात्र आपको 6 क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी केमिस्ट्री का क्लास 10th का। पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया से लेकर समीकरण लिखने तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इस वीडियो में मात्र 6 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसमें गारंटी है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ही 6 क्वेश्चन में से आने वाला है। डायरेक्ट सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन सी होती है, और उसके बाद रासायनिक समीकरण की लाभ उपयोग क्या है। ठीक है, उपयोग अगर हम रासायनिक समीकरण कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ हमको मिलता है। रासायनिक समीकरण की सीमाएं कितनी होती है। देखिए, कोई भी चीज होता है तो उसका एक सीमा होता है, एक दायरा होता है, तो उसमें क्या क्या चीज सीमाएं होती है, और रासायनिक समीकरण को और भी ज्यादा हम उपयोग में कैसे ला सकते हैं, उसको और भी ज्यादा उपयोग कैसे बना सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। क्लास 10th के केमिस्ट्री का सब क्वेश्चन है। रसायन शास्त्र का वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल पर। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। दोनों तत्वों का मतलब दोनों साइड से, मतलब कि अभिकारक का और प्रतिफल का दोनों ओर का जो परमाणु संख्या होता है, जिस समीकरण का समान होता है, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित मतलब संतुलन मतलब बैलेंस, तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी, वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे एक समीकरण हम देखते हैं, यहां पर है H2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया करके यहां पर 2HCl बना रहा है। मतलब H2, देखिए H का परमाणु संख्या कितना है, 2 है। Cl2 का परमाणु संख्या है कितना है, 2 है। तो H2 का 2 परमाणु संख्या और Cl2 का 2 परमाणु संख्या, मतलब इसका दाहिना और बायां ओर और इधर बना है 2HCl, मतलब 2 उस साइड चला गया है। अगर ये दोनों में गुना होगा तो दोनों का परमाणु संख्या सेम आ जाएगा, मतलब इस साइड का भी परमाणु संख्या बराबर है, इस साइड का भी परमाणु संख्या बराबर है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जिस समीकरण में दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर का परमाणु संख्या समान होगा, उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, एक अपने भाषा में, हिंदी भाषा में नॉर्मल हम बात करते हैं। जैसे मानिए कि हम दूध का परमाणु संख्या कुछ मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूध का परमाणु संख्या। ठीक है, और यहां पर चाय पत्ती का भी परमाणु संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो अगर चाय बनाए और चाय का भी परमाणु संख्या 1 आ गया या 2 आ गया, इस तरीके से, देखिए एक नॉर्मल एग्जांपल है, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में नहीं बता रहे हैं, नॉर्मल जो आपको समझ में आए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो अगर दूध का भी मानिए 1 है, चाय पत्ती का भी 1 है, और दोनों को मिलाने से चाय का भी अगर परमाणु संख्या 1 आ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। उस तरीके से जैसे यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, क्लोरीन का यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ पर क्या 2HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक बार फिर से, संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। और सेम टू सेम इसके अपोजिट, इसका उल्टा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। जैसे H2 से H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके H2O बना रहा है। देखिए, H के पास 2 परमाणु संख्या है, H2। ठीक है, अच्छा, O के पास 2 परमाणु संख्या है, लेकिन जैसे ये मिल जा रहा है, यहां पर H के पास तो 2 रह रहा है परमाणु संख्या, लेकिन O के पास क्या हो रहा है, नहीं रह रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा रासायनिक समीकरण हो जाएगा, असंतुलित। मतलब कि जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या
समान होती है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी होती है? क्या ऐसा सूचना होता है जो रासायनिक समीकरण से हम लोग को प्राप्त होता है और इससे हमको क्या बेनिफिट या क्या फायदा पहुंचता है वो चीज समझते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण से हम लोग को निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। बहुत सारे किसी भी रासायनिक समीकरण से हम लोग को सूचनाएं प्राप्त होती है। सबसे पहले इसमें पहल का जो है सो अभिकारक और प्रतिफल की हमको संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी मिलती है। देखिए, अभिकारक कोई भी है, जैसे यहां पर कोई भी अभिकारक H2 ले लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है इतना बड़ा है, लेकिन इसको समीकरण के रूप में क्या लिखेंगे? H लिख सकते हैं, ठीक है, H2 लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा चीज का इसका एक संकेत हमको H पता चल गया ना। ऑक्सीजन इतना बड़ा है, उसको हम O लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका संकेत पता चल गया ना। तो ये रासायनिक समीकरण की क्या है? सूचना हमको मिल रही है, मतलब संकेतों एवं सूचनाओं उससे हमको प्राप्त किया जाता है। किसका? प्रतिफल या अभिकारक का हमको आसानी से मिल जाता है। तो ये सबसे पहला है, ठीक है। रासायनिक समीकरण से ये ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और इसके फलस्वरूप कौन कौन सा पदार्थ बनने वाला है, ये सारा चीज की ये जानकारी देता है। इससे हमको आसानी से सूचना मिल जाती है। जैसे H2 + Cl2, तो यहां से सीधी हमको कैसे पता चल गया कि हाइड्रोजन यहां पर मिल रहा है, ठीक है, और यहां क्लोरीन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दे रहा है ना। तो इससे हमको आसानी से पता चल जाता है, ये रासायनिक समीकरण के माध्यम से। ऐसे भी हमको पता चल जाता, लेकिन इससे हमको जो सूचना मिल जाती है उससे हम तुरंत अंदाज लगा देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म होता है समीकरण कोई भी चीज का। इतना बड़ा हिंदी का वर्ड लिखा है, उसका शॉर्ट फॉर्म एगो छोटा सा समीकरण लिख दिया, तो उस समीकरण के माध्यम से पूरा का पूरा हिंदी फॉर्म का हमको जानकारी मिल जाता है। इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं का क्या करता है कि जानकारी एक अपेक्षित संख्या के रूप में जानकारी देता है। मतलब कि एक हमको पता चल जाता है कि इसमें कैसे है। जैसे कि फिर आपको वही एग्जांपल ले आते हैं, जैसे कि H2O है, ठीक है, तो H का 2 परमाणु संख्या और O का 2 परमाणु संख्या है ना, तो ये दोनों मिल रहा है तब H2O बन रहा है, तब जल बन रहा है। मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु संख्या और यहां पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु संख्या, ये दोनों मिल रहा है तब H2O बन रहा है। तो ये चीज का हमको क्या करता है? ये जानकारी देता है। तो इससे रासायनिक समीकरण से जो प्राप्त होने वाली सूचनाएं होती हैं ये कुछ इस प्रकार से होती है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक समीकरण का उपयोग या लाभ क्या क्या है? देखिए, रासायनिक समीकरण का उपयोग और लाभ निम्नलिखित है। रासायनिक समीकरण से हमको बहुत सारा उपयोग मिलता है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इतना बड़ा है, ठीक है, उसका जो समीकरण के रूप में निरूपण, उसको अगर समीकरण में लिख दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन समीकरण उसका इतना छोटा हो जाएगा, तो निरूपण आसान होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया को जैसे कि हो रहा है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो अब फटफट जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन मिला रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन में क्लोरीन मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जैसे हाइड्रोजन मिला है तो लिखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन मिला है तो लिखेंगे क्लोरीन। उसका परमाणु संख्या कितना होगा? बहुत बड़ा होगा। लेकिन यहां पर फट सी नाम लिख देंगे अगर समीकरण के रूप में। हाइड्रोजन मिला रहे हैं, लिखो H2, क्लियर। क्लोरीन मिला है, लिखो Cl2, क्लियर, ठीक है। तो ये आसान होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन लिखने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर H2 लिखे कितना समय लगा? H2 हो गया, और हमको समझ में भी आ रहा है कि ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो ये, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें समय की जो बचत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कम समय लगता है और जल्दी से ये हो जाता है। तो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है। देखिए, सेकंड है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए अभिकारक के द्रव्यमानों की जो गणना होती है वो आसानी से की जा सकती है। तो प्रतिफल में कौन कौन सा यहाँ पर ये चीज लगा हुआ है और कौन कौन सा, जैसे कि यहाँ पर H2 है, ठीक है, तो H2 हमारा H2O हमारा क्या है? प्रतिफल है। मतलब जल का रासायनिक सूत्र होता है ना H2O, ठीक है, तो इसका जो अभिकारक कौन कौन सा होगा? H2 + O2 होगा। तो इसका जो गणना है वो रासायनिक समीकरण के माध्यम से आसानी से हो जाता है ना। तो ये सारा चीज इसमें हम लोग को समझना है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं, मतलब इसका तीसरा टॉपिक को समझते हैं। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, और इससे ये चीज क्या होता है कि अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल समझिए, ठीक है, यहां
यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र अलग होगा और अमेरिका में अलग नहीं ना होगा। जल का अगर रासायनिक सूत्र H2O है तो सिंपल सा यहाँ पर भी होगा वहाँ पर भी होगा। तो ये जो रासायनिक समीकरण के रूप में ये लिखा हुआ है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा वैज्ञानिक लोग को होता है। वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण को समझने में कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब रासायनिक अभिक्रिया को समझने में कठिनाई नहीं होती है। किसके माध्यम से? रासायनिक समीकरण की सहायता से। तो ये रासायनिक समीकरण के लाभ हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रासायनिक समीकरण के लाभ क्या क्या हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, जहां पर रासायनिक समीकरण का बहुत ज्यादा फायदा भी है, लाभ भी है, वहां पर इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। तो जैसे रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं, तो देखिए रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं। देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। अगर हम डायरेक्ट अगर H2 हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो कौन से अवस्था में है वो थोड़े लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर O2 लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कोई भी कौन सी अवस्था में है वो तो नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये रासायनिक समीकरण की ये सीमाएं होती है, ठीक है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। मतलब कि रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं दे पाता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो ऊष्मा छेपी हो रही है या ऊष्मा शोषी हो रही है। तो ये हमको नहीं दे पाता है, ये इसकी सीमाएं है, मतलब इसका लिमिटेशन है, ठीक है। अब है तीसरा पॉइंट। देखिए रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं विस्फोट के साथ होती है, लेकिन हमको रासायनिक समीकरण से यह जानकारी नहीं मिल पाता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है क्या उसमें कोई विस्फोट हो रहा है। जैसे कि अगर हम कोई भी दो चीज को मिला रहे हैं तो हम समीकरण देख लिए, ठीक है, हम देख लिए कुछ भी समीकरण, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ये रासायनिक समीकरण को देखने के बाद ये तो जानकारी नहीं, मानिए कि दोनों मिलाने से फट जाए, है ना, तो ये तो जानकारी नहीं मिल पाता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा चीज को आप जरूर समझिएगा। अब दोस्तों हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम और भी ज्यादा, मतलब रासायनिक समीकरण को, ठीक है, रासायनिक समीकरण को हम और भी ज्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हैं। मतलब क्या ऐसा काम करे कि ये और भी ज्यादा उपयोगी बने। इसका 4-5 पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम निम्नलिखित तरीका से बहुत ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है हमारा, अभिकारकों और प्रतिफलों को भौतिक अवस्थाओं की जानकारी उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उनके आगे हम एक कोष्टक के रूप में इस तरीका से लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज ठोस है, ठीक है, तो उसमें एस हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज द्रव की अवस्था में है तो बगल में हम एल लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। अगर कोई भी चीज यहां पर गैस की अवस्था में है तो बगल में हम जी लिख सकते हैं, और कोई भी चीज जलीय विलयन की अवस्था में है तो AQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम इसको और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं और भी ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए आप कि जैसे कि यहां पर हम H2 प्लस O2 को मिला रहे हैं, तो यहां पर H2 क्या कौन से अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस की अगर अवस्था में है, ठीक है, या ऑक्सीजन गैस की अवस्था में है तो ऑक्सीजन O2 लिखेंगे और उसके बगल में ब्रैकेट में G लिख देंगे, ठीक है। तो इससे हमको ये चीज पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कौन से अवस्था में है, गैस की अवस्था में है। तो इसको हम इस तरीका से और भी ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। अगर यहां पर H2 प्लस O2 को मिला रहे हैं तो H2O, तो H2O कैसा, जल की अवस्था में, जलीय विलयन की अवस्था में बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या AQ आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरीका से हम आगे समझेंगे, ठीक है, जब और भी विस्तार से समझेंगे तो जानेंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी को देकर हम इसको और भी ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अगर दी जाती है तो हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से ऊष्मा के अगर दाईं ओर हम प्लस लगा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो रही है। अगर समीकरण के हम लोग बाईं ओर ऊष्मा लिखकर और उसके बाईं ओर अगर प्लस लगा देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है। तो इसको हम आसानी से ये बना सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है और उसके यहाँ पर
दाईं ओर उष्मा के आगे मतलब समीकरण के आगे प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद उष्मा लिखा हुआ है, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उसी तरीका से इसके यहाँ पर समीकरण बाद में ये हो रहा है और उष्मा के इधर मतलब बाईं ओर आपको प्लस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये उष्मा यहाँ पर शोषी अभिक्रिया हो रहा है। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से पता मतलब इसको आसान बना सकते हैं ताकि हमको दिक्कत न हो। ये जब आदमी एक्सपेरिमेंट करता है ना और उसके बाद जब ये चीज लिखता है, तो जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है, नेक्स्ट कोई भी चीज, तो उससे हमको पता चलता है कि ये इसके करने के बाद कौन सा रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होगा। तो ये इसके माध्यम से हम आसान बना सकते हैं उसको। अब चलते हैं इसका तीसरा पॉइंट पर, गैस की उत्सर्जन की जानकारी देकर हम कर सकते हैं। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी गैस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि मतलब कि यहां पर हम लोग किया जाता है, ठीक है, कि आप एरो का ऊपर साइड एरो का निशान अगर दे देते हैं, ठीक है, ऊपर साइड तीर का निशान दे देते हैं, तो हमको पता चलेगा कि जैसे समीकरण में ऊपर साइड तीर का निशान है, तो ये करने से इसमें गैस, ये वाला गैस उत्पन्न होगा। जैसे आप यहां पर समीकरण देख लीजिए और इसमें ऊपर साइड तीर का निशान है, तो हमको इससे पता चल रहा है कि यहां पर ये गैस उत्पन्न होगा, है ना। तो इससे हम और भी ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं किसको, रासायनिक समीकरण को। देखिए अब चौथा पॉइंट है कि हम अवक्षेपण क्या जानकारी दे सकते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें क्या हो रहा है कि अवक्षेप, कोई भी पदार्थ अवक्षेप बन जा रहा है, कोई भी प्रतिफल अवक्षेप बन जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे कि तीर का निशान नीचे साइड कर देंगे। किसमें, रासायनिक समीकरण में। तो जब तीर का निशान नीचे साइड हम लोग कर देंगे तो हमको क्या, देखिए यहाँ पर आराम से तीर का निशान नीचे साइड है, तो हमको ये पता चल जाएगा ये समीकरण को देखने के बाद कि पक्का इसमें अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से हम रासायनिक समीकरण को और भी ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं, है ना। तो ये इसका अगर आप पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर संस्कृत का वीडियो, हिंदी का वीडियो, ज्योग्राफी का वीडियो, साइंस का वीडियो, फिजिक्स का वीडियो, केमिस्ट्री का वीडियो, मैथ का वीडियो, सारा चीज ऑलरेडी इस चैनल पर आ रहा है एकदम धमाकेदार एंट्री में। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पीछे छूट जाइएगा, बच्चा सब आगे निकल जाएगा। अभी जाकर एकदम मारिए सब्सक्राइब बटन पर मुक्का और कर दीजिए, मुक्का मत मारिएगा, ऐसे टिप दीजिएगा, ठीक है। तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।